चलिए रिवीजन के बाद अब आरटीपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। होप अभी तक आपको सारी बातें क्लियर है। आरटीपी का क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड for the year ended 31st March 2019. You are required to prepare a cash flow statement as per AS3 using indirect method. Question ने बता दिया indirect method use करके आपको cash flow बनाना है। आगे net profit before taking into account income tax, before इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स। इनकम फ्रॉम लॉ सूट मतलब किसी के ऊपर केस किया था, उससे हम लोगों को कुछ पैसा मिला, पेनल्टी सामने वाला हम लोगों को दिया, कंपेंसेशन दिया, वो इनकम हुआ। ये जो इनकम फ्रॉम लॉ सूट है ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स का काम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स वाज ₹20 lakhs। तुमको बता दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 20 लाख रुपया। अब देखो प्रॉफिट में क्या क्या चीज आया हुआ है। पहला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ₹5 लाख। डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज किया हुआ है, पीबीटी में चार्ज किया हुआ है। आपको पता है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, अगर वो पीबीटी में चार्ज किया हुआ है तो हम लोगों को वहां से हटाना होगा। पहले माइनस किया था, अब क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड कर देता हूं, लिख देता हूं एक बार। आगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, हमने डिबेंचर इश्यू किए थे, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया था, उसको राइट ऑफ किया। ये जो डिस्काउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं ना, ये एक नॉन कैश आइटम है, इससे कोई कैश का लेन देन नहीं है, तो ये भी हम लोग हटा देंगे, ऐड बैक कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, ये इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स पर दिया है। डिबेंचर हमारे लिए लोन है, लोन पर इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे किया है, खर्चा पहले माइनस किया था, वापस ऐड कर देता हूं। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने 3,20 में बेचा। मेरे को पहले बता पीएल में क्या आएगा, 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है मैं लिखता हूं प्रॉफिट 20,000। अब इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट आया है, पहले बताओ कौन सा नेचर का एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट पीएल को इफेक्ट किया है तो हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट पहले हमने प्रॉफिट पीएल में ऐड किया था, अब हटाना है तो क्या करें, माइनस। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000, इन्वेस्टमेंट पर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम, पहले ऐड किया था, अब हटाना है, माइनस। ये ऑपरेटिंग से हटा रहा हूं, इन्वेस्टिंग में आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट ऑपरेटिंग से एक बार हट जाएगा। नेक्स्ट कंपेंसेशन रिसीव्ड ₹90,000 बाय द कंपनी इन अ सूट फाइल्ड। ध्यान से, ये कंपेंसेशन हम लोगों को रिसीव हुआ है 90,000। अब ये क्वेश्चन जैसा बनाया गया उसमें थोड़ा सा मेरे को जो है ना गलती लग रहा है। क्या गलती लग रहा है समझो, यहां पर बोला है इनकम फ्रॉम लॉ सूट के पहले का प्रॉफिट है 20 लाख, और फिर बोला है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, जिसमें आपको एफ दिया 90,000 का कंपेंसेशन रिसीव। दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, वो नेट प्रॉफिट बिफोर दिया है लॉ सूट, और फिर बोला है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दिस आइटम। एक्चुअली ये पॉइंट अलग से होना चाहिए, ये यहां पर नहीं आना चाहिए था। आप मेरी बुक में सेम क्वेश्चन देखोगे, वो पॉइंट अलग से दिया हुआ है, तो प्लीज 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 ये पीएल में एडजस्ट नहीं, मतलब पीबीटी में एडजस्ट किए बिना का बात करें, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो है ये बिफोर इनकम फ्रॉम लॉ सूट है, बिफोर इनकम फ्रॉम लॉ सूट, ठीक है। ये जो इनकम फ्रॉम लॉ सूट है हमारे लिए इनफ्लो है, इनफ्लो। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नेचर में सेग्रीगेट नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, ना ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग में। ये मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एकदम लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इनकम टैक्स पेड 10,50,000, ये इनकम टैक्स हमने पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो हमारे लिए आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच वे रिडीम्ड ऑन 31st March 19। डेट पे ध्यान देना, 31st March 19 को रिडीम किया ईयर एंड पे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 15,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100 वाले, यानी 15 लाख का कैपिटल, उसको रिडीम किया 5% प्रीमियम पे, तो मैंने टोटल पेमेंट किया होगा 15,75,000, 15 लाख प्लस 5%। आगे
फर्दर द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 2/4/2018। फर्दर बोल रहा है कंपनी ने कुछ शेयर भी इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना फाइनेंसिंग, इक्विटी शेयर इशू करना फाइनेंसिंग, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वेर पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, डिविडेंड भी पे किया गया। सुन, डिविडेंड हमेशा किस पर निकलता है? फेस वैल्यू पर। 15 लाख का फेस वैल्यू, 10% का डिविडेंड का रेट, 15 लाख पे 10% कितना हो गया? 1.5 लाख। ये सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे, डिविडेंड पे फॉर द ईयर 2017-18 5 लाख, इंटरिम डिविडेंड 3 लाख पेड फॉर 18-19। ये डिविडेंड किसका बात कर रहा होगा पता है? इक्विटी का, क्योंकि प्रेफरेंस का तो ऊपर अलग से बात हो चुका है। तो डिविडेंड पेड किया कुछ लास्ट ईयर का, कुछ करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड, इस साल का इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड कोई भी पे किया हो, कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। Land was purchased 2,40,000 for which the company issued 20,000 equity share of ₹10 each at a premium of 20% to the landowner। हमने लैंड परचेज किया और इक्विटी शेयर इशू किया। बताओ कौन सी एक्टिविटी? सर, लैंड परचेज किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शेयर इशू किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर इज नो। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश है तो ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, ये कहीं नहीं आएगा कैश बुक में। नॉन कैश। प्लीज एग्जाम में अगर मार्क्स अच्छे से उठाना है तो एक अलग से नोट लिखना कि दिस विल नॉट अपीयर इन कैश बुक एज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, करंट एसेट करंट लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर्स आर गिवन बिलो। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का आपको डिटेल दिया है। वर्किंग कैपिटल चेंज, इन्वेंट्री ओपनिंग में 12 लाख, क्लोजिंग में 13-18 बढ़ गया है। एसेट बढ़ रहा है मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट किया, आउटफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो 1,18,000। ट्रेड रिसीवेबल 2,58,000 से 2,53,100। ट्रेड रिसीवेबल डेटर कम हो गया, कितने से? 4,900 होगा। 4,900 से डेटर कम हो गया। अगर एसेट कम हो गया मतलब पैसा रियलाइज हो गया, तो 4,900 का इनफ्लो। कैश तो बाद में देखूंगा, मेरा आंसर मैं बता सकता हूं। अगर दोनों को कंपेयर करो तो मेरा नेट कैश जनरेटेड आना चाहिए 1,61,000 नेगेटिव। आप कैलकुलेशन देख लेना, 161 नेगेटिव, ये मेरा आंसर है। ट्रेड पेबल 2,11,000 से 2,11,300। लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब मैंने किसी का पैसा फंसा लिया, ले लिया, तो ये 300 का इनफ्लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गया, ये भी मेरे लिए इनफ्लो 6,800। ये आ गया वर्किंग कैपिटल चेंज में। ये हमारा एकदम क्वेश्चन था जो इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लो के ऊपर आपको इस टर्म की आरटीपी में दिया है। पहले बताओ कोई दिक्कत? अब एक बार आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं, फटाफट कंप्लीट करें। अगर आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में बनाओ, मैंने डिस्कस सारा कर दिया है, सिर्फ फटाफट चेक कर लेते हैं। कुछ चीजें फटाफट आपको बोल दूं, ये कहीं नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,20,000 का इनफ्लो, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 60,000 का इनफ्लो, 90,000 ऑपरेटिंग, बाद बाकी सारा हमने बात कर लिया है। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। ये रहा क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट किया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है 20 लाख रुपया, डेप्रीसिएशन एड बैक किया 5 लाख, फिर डिस्काउंट ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड किया, इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों पहले ऐड हुआ, दोनों को माइनस कर दिया, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 28 लाख। फिर आपका एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज चारों हमने किया था, आप चेक कर सकते हो। ये आ गया 2694 कैश फ्रॉम ऑपरेशन, लेस इनकम टैक्स दिया हुआ है 1644 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 90,000 का था, तो कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1734। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखो कैसे दिखा रहा है, अलग से प्रेजेंट किया है। डन, आगे चलता हूं। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट बेचा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इन्वेस्टमेंट बेचा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 380। सर लैंड का परचेज नहीं आया, वो नॉन कैश आइटम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने इक्विटी शेयर इशू किया, पहला वाला। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, उनको डिविडेंड पे किया 15 लाख पे 10%, और फिर 2 डिविडेंड और पे किया, इंटरेस्ट पे किया, डिविडेंड पे किया। मेरा आ गया आउटफ्लो 161 नेगेटिव, जो हमने डिस्कस किया था। ऐड किया ओपनिंग तो निकल गया क्लोजिंग। नीचे देखो इंस्टीट्यूट ने भी नोट दिया है, परचेज ऑफ लैंड इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश ट्रांसैक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको कैश फ्लो से दिया हुआ था मई 2020 की आरटीपी में। होप इट वाज वेरी इजी फॉर यू। खाली एक क्वेश्चन में जो इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है, उस पॉइंट एफ को थोड़ा साइड कर लेना, क्योंकि वो एफ नंबर पॉइंट नहीं है, वो प्रॉफिट में एडजस्टेड नहीं है। क्वेश्चन ने ऊपर ही बोल दिया था नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम फ्रॉम लॉस हुड 20 लाख रुपया। डन है बात। चलिए अब
मैंने जैसा बोला लास्ट पार्ट जो मेरे को डिस्कस करना है, ये पार्ट सीएमए स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। आप लोग चाहो तो बच्चा लोग छोड़ दो इसको। सीए इस इंटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख दोनों सकते हो, बट रेलेवेंट सीए इंटर के लिए ज्यादा है। सीएस वाले बच्चे भी देखें क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। बोल रहे ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेक्स फ्लक्चुएशन इन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बोलना क्या चाहता है मैं तुमको समझा दूं। हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मूवमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा रहे हैं। हम लोग नेट कैश जनरेटेड कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मान लो मैं एक एंटिटी हूं जिसका हेड ऑफिस इंडिया में, मैं इंडिया में काम करता हूं। मान लो मेरा नाम है नवीन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को इस बार दुबई से कुछ फीस आई। स्टूडेंट है हमारे दुबई में जिन्होंने हमसे पेन ड्राइव ले रखी है, उन्होंने हमें फीस रेमिट की। ये फीस उन्होंने रेमिट की हमें यूएस डॉलर्स में। बोला रुपीस में सर फीस नहीं दे पाएंगे, हम यूएस डॉलर्स में आपको ट्रांसफर कर देंगे पैसा। हमने बोला हमारा यूएस डॉलर का एक अकाउंट है, आप यूएस डॉलर ट्रांसफर करो, हमारे बैंक अकाउंट में यूएस डॉलर्स भी रहेंगे। उन्होंने मेरे को मान लो $1000 ट्रांसफर किया। एकदम बेसिक बात कर रहा हूं, सिंपल बात। $1000 ट्रांसफर किया। जैसे ही मेरे को $1000 का फीस रिसीव हुआ, पता है मैं एंट्री क्या करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी रिसीट। अब मेरा प्रॉब्लम यह है मैं एंट्री डॉलर्स में नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फाइनल अकाउंट्स, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट तो रुपीस में बनता है। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में सीखा था, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, हम लोग उसको जब भी इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मान लो मैंने ट्रांजैक्शन जब हुआ, मान लो 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ, उस दिन एक्सचेंज का वैल्यू था रूपी डॉलर का 75 रुपीस। तो मैंने क्या किया, $1000 इंटू 75,000 का फीस इनकम लिख लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस रिसीव 75,000। ये डॉलर मेरे पास पड़ा है, डॉलर ही पड़ा है। अब मान लो ये डॉलर को मैंने 2 महीने बाद जाके कन्वर्ट करा लिया और उस समय वैल्यू चल रहा था 77। क्या वैल्यू चल रहा था? 77। अब मेरे को एक बात ध्यान से बताना, जैसे ही मैं 75 का चीज 77 में कन्वर्ट कराऊंगा, ₹2 मेरे को प्रॉफिट होगा। आपको पता है कभी भी ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को सेटल करेंगे और अगर उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस मेरे को गेन या लॉस बोल के पीएल में एज एन इनकम दिखाना है। तो 75,000 रिसीव हुआ था, 2000 बाद में कन्वर्ट करा के एक्स्ट्रा मिला, तो ये टोटल 77 हो गया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2000 में पीएल में दिखा दूंगा, मेरा कैश फ्लो हो जाएगा 77, 75 + 2। अब मान लो ईयर एंड तक हमने इसको कन्वर्ट नहीं कराया, मेरे पास ये डॉलर पड़ा हुआ है। ये जो डॉलर मेरे पास पड़ा हुआ है, ईयर एंड पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है जितने भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है आपको उनको रीस्टेट करना पड़ेगा यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। मान लो ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट चल रहा है 78, तो पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने क्या किया, जो $1000 तुम्हारे पास पड़ा है, 2 तुमने 75 पे उसको अकाउंट फॉर किया है, अब उसको रीवैल्यू करो और उसको 78 पर लिखो, क्योंकि आज के दिन उसका वैल्यू 78 है, 75 नहीं है। तो हम लोग जो 78 लिखेंगे, 3000 की वैल्यू बढ़ाएंगे। ये जो 3000 का प्रॉफिट या गेन होगा ना, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने बोला है कि आपको पीएल में ट्रांसफर करना होगा। बट इस गेन में और उस कन्वर्जन वाले गेन में पता है क्या फर्क है? वो गेन मैंने रियलाइज कर लिया था डॉलर सेल करके, बट ये गेन अभी तक मेरे पास रियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि डॉलर अभी भी मेरे पास है, मैंने उसको बेचा नहीं है। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए मैंने डॉलर की वैल्यू 75 से 78 पे रिवैल्यू की है। मैं अभी बात करना चाहता हूं, ये जो 3000 का हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज गेन हुआ है, एक्सचेंज का डिफरेंस आया है 3000 रुपए जो हमने पीएल में डाला है, इसको हम लोग कैश फ्लो में किस तरीके से डील करेंगे। अगर मैंने वो डॉलर का मेरे पास बैलेंस था वो अगर कन्वर्ट करा लिया और मेरे पास पैसा आ गया है, तो फिर जो गेन हुआ वो मेरा कैश फ्लो है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को उसमें। बट अगर आपके पास वो डॉलर का अभी भी बैलेंस बचा हुआ है और ईयर एंड पे आपने उसको रीस्टेट किया यूजिंग क्लोजिंग रेट, तो जो 3000 का डिफरेंस आया उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हमको आपको इस टॉपिक में सिखाना है। ध्यान से मेरा बात सुने। AS 11 बोलता है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को जब भी इनिशियली रिकॉर्ड करोगे हमेशा यूज करोगे एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो मेरे पास आ गया, टू ट्यूशन फीस 1000 into 75,
1000 इंटू 75,000 से मेरा बैंक बैलेंस आ गया। मैंने कैश में कन्वर्ट नहीं कराया है, मेरे पास डॉलर ही, बट अकाउंटिंग करने के लिए मेरे को इसको कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है मेरे को रिपोर्टिंग करेंसी में रिकॉर्ड करना है। अब ऑन बैलेंस शीट डेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सच आइटम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सच आइटम मतलब जो मेरे पास पड़ा हुआ है, यानी $1000 जो मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं करवाया, आर टू बी रीस्टेटेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। इसको रीस्टेट करना पड़ता है वापस। मान लो मेरा डॉलर का रेट 75 से हो गया 78, तो मेरे को अब बैंक बैलेंस 1000 इंटू 75 नहीं दिखाना, 1000 इंटू 78 दिखाना है, क्योंकि आज के दिन मेरे लिए बैंक का वो वैल्यू है, वो पैसा मेरे को डॉलर सेल करने से मिलेगा, तो मेरे को ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए वापस उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। एंड एनी एक्सचेंज डिफरेंस इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैं एंट्री कैसे करूंगा समझो, मेरे को बैंक बैलेंस 3 रुपए से बढ़ाना है, बैंक अकाउंट डेबिट $1000 इंटू 3 रुपया 3000 टू एक्सचेंज डिफरेंस या पीएल 3000। आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन गेन अकाउंट क्रेडिट, फिर फॉरेक्स फ्लक्चुएशन गेन टू पीएल 3000। अब मेरा बैंक बैलेंस बताओ, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा 78, और 3000 का प्रॉफिट कहां दिख रहा होगा, पीएल। ठीक है, ध्यान से मेरा बात सुनना। प्रॉब्लम यहां आता है कैश फ्लो बनाते समय, ये जो 3000 रुपया मैंने पीएल में दिखाया है, क्या ये अभी मेरे पास कैश में आ चुका है? आंसर इज नो सर, ये अनरियलाइज्ड गेन है। आपके पास डॉलर अभी भी पड़ा हुआ है, कल अगर जाके डॉलर 78 से वापस 75 हो जाए तो सर आपको तो 75 ही मिलेगा, 78 नहीं मिलेगा। मतलब ये मेरे लिए एक अनरियलाइज्ड गेन है। ध्यान से मेरे को बताना, अगर अनरियलाइज्ड गेन है, नॉन कैश आइटम है, तो मेरे को जब मैं इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाऊंगा, मेरे को ये वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मान लो मैंने पीएल से इसको हटा दिया कैसे, प्रॉफिट था पहले ऐड किया था, अब माइनस करके हटा दो। हटा के मैंने नेट कैश कैलकुलेट कर लिया। अब नेट कैश से मैं क्या करता हूं, ओपनिंग ऐड करता हूं तो मेरा क्लोजिंग निकलता है। जब तुम इस फॉरेक्स डिफरेंस को हटा के ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग कैलकुलेट करोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारी बैलेंस शीट से तुम्हारे कैश फ्लो का बैलेंस मैच नहीं करेगा। मान लो तुम्हारी बैलेंस शीट में कैश फ्लो का बैलेंस है 13,000, या सिंपली बोलूं 78,000 बैलेंस है, बट तुम्हारे पास पता है कितना आएगा, 75,000। क्यों पता है, तुमने पीएल से तो 3,000 का गेन हटा दिया, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अभी कैश में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। तो कैश फ्लो में तुम्हारे पास 75,000 का दिखेगा वैल्यू, कैश क्लोजिंग कैश वैल्यू, बट बैलेंस शीट में वही वैल्यू 78,000 दिखेगा। और तुमको लगेगा सर हमने तो क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि आंसर 78 आना चाहिए था। आंसर 75 ही आएगा। ये जो 75 से 78 का रिकंसिलिएशन है ना, 3,000 का अनरियलाइज्ड गेन, ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से शो करना पड़ेगा। तो अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी आपके पास पड़ा हुआ है, जिस पर आपने फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को इनकम या एक्सपेंस मान के पीएल में डाला है, कैश फ्लो बनाते समय हम लोग सबसे पहले उस एक्सचेंज डिफरेंस को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, वो अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और जब मैं कैश बैलेंस एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बैलेंस एज पर बैलेंस शीट देखूंगा, नॉर्मली बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जब मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एज पर बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखूंगा, ये अलग अलग दिखेगा। इन दोनों को रिकंसाइल करने का काम हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे, उसको कैश फ्लो में दिखाने का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एग्जाम पर्पस के लिए कैश फ्लो कंप्लीट हुआ, नीचे वर्किंग नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट 75, एड अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन 3,000, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट 78,000। यही मैंने आपको यहां पे लिखा है। सो इफ एंटिटी हैज फॉरेन करेंसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, द सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज टू बी फॉलोड एंड कैश बैलेंस इज टू बी रीस्टेटेड। While preparing cash flow statement, it must be kept in mind that such exchange difference transferred to PL is not a cash flow, and so it shall be adjusted from net profit before tax, and net cash generated is determined exclusive of such gains and losses। ये जो मेरे पास अभी भी फॉरेन करेंसी पड़ा हुआ है, इसका जो अनरियलाइज्ड गेन है, ये मैं दिखा नहीं सकता कैश फ्लो में, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, तो मेरे को वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरा जो नेट कैश निकलेगा वो बिफोर सच आइटम निकलेगा। ध्यान से, द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट इज रिकंसाइल्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। जो डिफरेंस आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस में और बैलेंस शीट के बैलेंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, वो हम लोग नोट्स में रिकंसाइल करेंगे, उसको कैश फ्लो में कुछ करने का जरूरत नहीं है। ध्यान से बात बोल रहा हूं, सुन लेना।
अगर फॉरेन करेंसी जो तुम्हारे पास आया कैश या बैंक बैलेंस वो तुमने कन्वर्ट करा लिया और उसमें कुछ गेन या लॉस हुआ तो वो रियलाइज्ड गेन लॉस है, वो रहने देना। बट अगर कुछ फॉरेन करेंसी का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, और उसका रीस्टेटमेंट पर कोई गेन या लॉस आया तो वो अनरियलाइज्ड है, उसको तुमको पीएल में तुमने ऐड या लेस किया था तो तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। अब जो कैश फ्लो के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मैच नहीं करेगा बैलेंस शीट से, उसको अलग से रिकंसाइल करना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। सीए में और सीएस के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होप हमने कैश फ्लो का सारा डिस्कशन आपके साथ कर लिया। अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ। मेरे बुक में हर टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का से करना है। एक सेकेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो मेरा वो है आइटम्स को पहचानने का, ये आप जरूर कर लेना बुक का, ये आपके सर की बुक में भी होगा। फिर आपको नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन करना है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा डायरेक्ट मेथड में, जहां स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है और आपको कैश फ्लो बनाना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। 5-7 सम होंगे मेरी बुक में, कोई भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक टाइप ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको करना चाहिए, आपको पीएल और बैलेंस शीट दिया हुआ है कंपनी का और डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है, डायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना चाहिए, जहां पीएल बैलेंस शीट दे दिया और बोल रहा है कि बनाओ आप इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो, ये टाइप का करना चाहिए। फिर आपको करना चाहिए, एक सेकेंड में दिखा रहा हूं, सिर्फ कंपैरेटिव बैलेंस शीट से कैश फ्लो बनाना, जहां पीएल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करना है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। कुछ इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां लाइन बाय लाइन ज्ञान दिया हुआ है, आपको सिर्फ एड लेस करके ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालना है। ये हो गया। एक मैंने मास्टर प्रॉब्लम दिया था, उस मास्टर प्रॉब्लम को जरूर देखें। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, अ वेरी गुड क्वेश्चन, अलग था कुछ, जहां पे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं देके सीधा ही दोनों का डिफरेंस आपको प्रोवाइड कर दिया और बोला कैश फ्लो बनाओ। यानी मान लो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 1 लाख ओपनिंग 1.5 लाख क्लोजिंग, आपको 1 लाख 1.5 लाख नहीं बताएगा, सीधा बोलेगा डिफरेंस 50,000 है, बताओ क्या करना है। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो ये सब टाइप का एक एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, मैं 5-6 क्वेश्चन आपको बोलूंगा, जो आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।